सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार हिटलर से मिलने गए तब क्या मंजर रहा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। खुद हिटलर के सुरक्षाकर्मी और उनके नौकर तक भौचक्के रह गए। जब हिटलर के ऑफिस में हिटलर की एंट्री हुई तो उसके नौकर और गार्ड हिटलर को सैल्यूट करने लगे कि उठो उठो सर आ गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो अपनी जगह से उठकर भी खड़े नहीं हुए। तो हिटलर की शक्ल का दूसरा आदमी आया। तब दोबारा नौकर और सुरक्षाकर्मी ने उन्हें सैल्यूट किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। इससे रूम में बैठे हिटलर का माथा घूम गया। तब तीसरी बार हिटलर खुद आया। तब सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ध्यान से देखा और अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उनसे हाथ मिलाया। तो हिटलर ने हैरानी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि पिछले दोनों आदमी जो हूबहू मेरी जैसी शक्ल के दिखते हैं, उन्हें मेरे सुरक्षाकर्मी और खास नौकर जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं वो मुझे नहीं पहचान पाए, तो आखिर आपने मुझे कैसे पहचान लिया। तो सुभाष बोले कि सोने और लोहे में फर्क सुनारी कर सकता है, कोई लोहार नहीं। पिछले दोनों हमशक्ल व्यक्तियों ने आते ही मुझसे सामने से हाथ मिलाया, जबकि मैं जानता हूं कि इतना बड़ा और ताकतवर सेना का लीडर ऐसे ही किसी अनजान आदमी से हाथ नहीं मिलाता। जब आप आए तो मुझसे हाथ नहीं मिलाया और सीधा मिलने आने का कारण पूछा। तभी मैं समझ गया कि ओरिजिनल एडोल्फ हिटलर आप ही है। हिटलर अपने हूबहू हमशक्ल इसलिए रखता था क्योंकि उसकी जान को दुश्मन देशों से खतरा था। दुश्मन हिटलर को जासूसों के जरिए या षड्यंत्र करके मारने की साजिश करते रहते थे, कभी किसी खुफिया एजेंट के जरिए तो कभी जहर देकर। हिटलर को महंगी चॉकलेट खाना बेहद पसंद था। तो एक बार हिटलर को जो चॉकलेट गिफ्ट की गई थी उसमें जहर देके मारने की साजिश की गई थी। जब एक बार हिटलर को दुश्मन देश के हजारों सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया, तब हिटलर के सैकड़ों सैनिकों का मनोबल टूटने लगा कि अब तो हम नहीं बचेंगे। ऐसे में हिटलर खुशी से झूम उठा और सैनिकों को मोटिवेट करते हुए बोला कि उठो, यही मौका है दुश्मन को धूल चटाने का। दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम आग बंद करके भी गोली मारोगे तब भी कोई ना कोई तो मरेगा ही। ऐसी टफ सिचुएशन में जब सैनिकों के पसीने छूट गए तब हिम्मत दिखाने वाला होता है बापू। हिटलर नस्लवादी निर्दयी था, लेकिन अपनी जान पर खतरे को देखते हुए हिटलर ने अपने जैसे हूबहू दिखने वाले आदमियों को पूरी दुनिया से खोज निकाला और बिल्कुल वैसा ही पहनावा और वैसी ही चाल डाल की ट्रेनिंग, यहाँ तक कि बात करने का तरीका भी हिटलर से मिलता था। ऐसे में हिटलर को पहचानना कितना मुश्किल रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो भारत के पहले इंटरनेशनल प्रधानमंत्री थे, वो आखिर हिटलर जैसे क्रूर व्यक्ति से मिलने ही क्यों गए थे, जबकि हिटलर एक बड़े से हॉल में हजारों कैदियों को पकड़कर बंद कर देता है, उसमें जहरीली गैस छोड़कर खुद उसी रूम में कांच का गिलास लगाकर दुश्मन देश के कैदियों को तड़पता हुआ देखकर खुश होता था। हिटलर जैसा भी था उसकी अंग्रेजों से दुश्मनी थी। हिटलर ने इम्प्रेस होकर सीधा सुभाष चंद्र बोस से बोला कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो सुभाष बोले कि हम आपसे बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंग्लैंड की तरफ से आपके देश पर हमला कर रहे जिन 3 लाख से ज्यादा भारतीय कैदियों को आपने पकड़ा है, आप उन्हें छोड़ दें। मैं उन्हीं सैनिकों को भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ लड़वा दूंगा। ये बात सुनकर ही हिटलर की तन गई। वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, इंग्लैंड के सैनिक उसी के खिलाफ क्यों लड़ेंगे, ये तो उल्टा हमें मारने आए थे। हिटलर आसानी से मान ही नहीं रहा था। तब सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ये भारतीय सैनिक इसलिए इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे हैं क्योंकि इनसे वादा किया गया है कि अगर वे युद्ध में हिस्सा लेते हैं तो उनके देश को इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी मिलेगी और सैनिकों को तनख्वाह। इन सैनिकों में देशभक्ति की भावना कम हो गई है, उसे फिर से जगानी होगी। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हिटलर सुभाष से इम्प्रेस था, उन्हें अक्लमंद व्यक्ति समझने लगा था। सुभाष ने हिटलर को समझाया कि अगर ये 3 लाख भारतीय सेना इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गई तो इसका सीधा फायदा हिटलर और उसके देश जर्मनी को होगा। इससे एक तो उसका दुश्मन कमजोर होगा और भारत से अंग्रेजों की गुलामी उसकी ताकत को कम किया जा सकेगा। हिटलर ने कुछ सोचा और सुभाष चंद्र बोस को एक मौका दिया और बोला, आजमा लो किस्मत। सुभाष चंद्र बोस विदेश से कलेक्टर की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अक्लमंद थे, लेकिन गर्म दिल के थे। उनके भाषणों से अंग्रेजों में खलबली मची रहती थी, इसलिए उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन वहां से छूटकर 1941-42 में उन्होंने इटली जापान पहुंचते हुए जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि जर्मनी इटली जापान का एक ग्रुप था और दूसरा ग्रुप था अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के कुछ देशों का, जिनमें युद्ध हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस को जब 3 लाख भारतीय कैदियों के सामने ले जाया गया तो उन्होंने बोला कि अंग्रेजों ने गांधी और तुमसे ये वादा किया था कि अगर भारतीय लोग ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ेंगे
तो उन्हें आज़ादी मिलेगी। तो क्या उस समय तुम्हें आज़ादी मिली थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में मिलेगी? अंग्रेज तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम्हारे देश में अकाल पड़ा है, तब भी देश का सारा पैसा और अनाज लूटकर अंग्रेज विदेश में भेज रहा है ताकि उसकी सेना लड़ सके, और उधर भारतीय लोगों के कंकाल निकल गए हैं, खाने को दाना नहीं, लाखों लाशें सड़कों पर पड़ी है जिसे चील कौवे आवारा कुत्ते नोच रहे हैं, भूख से लोगों की जान जा रही है, तब भी अंग्रेज अफसर देश का अनाज लूट रहे हैं। उठो, ये देश और आज़ादी तुम्हें पुकार रही है। वे बोले, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें न रवानी है पर बस होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में मांगी गई उनसे थी कुर्बानी। बोले, वो आज़ादी के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जंग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो वरमाला तुम्हारे कटे हुए शीशों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पेशों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। हाथ उठाकर तब बोले सुभाष, अपना रक्त बहाकर तुम मुझको देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेकर रहना। तब हो गई सेना में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, तब इनकलाब के नारे मीलों तक सुनाई दे जाते थे। बोले सुभाष, वो आगे आई जिसमें भारतीय खून बहता हो, वो आगे आई जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आई जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आई जो इसे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, भारत माँ के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बढ़ते युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी हथियारों से अपना रक्त बहाते थे और उस रक्त की शाही में अपना कलम डुबाते थे और आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के रणधीरों ने खून से इतिहास नया। सुभाष के इस भाषण से 3 लाख से ज्यादा सैनिकों में नया जोश भर गया कि अब गुलामी और नहीं, अब इंग्लैंड को नहीं छोड़ेंगे। 3 लाख सैनिकों के उबलते हुए जोश को देखकर हिटलर दहल गया और खुश होकर सुभाष चंद्र बोस को लीडर, नेताजी की उपाधि दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं, आज़ादी की मशाल है। सैनिकों का जोश देखकर हिटलर चाहता था कि वो फौरन इंग्लैंड के लिए लड़े, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोले कि इन सैनिकों को अभी और ट्रेनिंग और हथियारों की जरूरत है, इसलिए इन्हें जापान भेज दिया। तब जापान की मिलिट्री, जो कि लड़ने में बहुत डिसिप्लिन मानी जाती है, उन्होंने इन भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग दी। जर्मनी और जापान ने हथियार दिए। इतना ही नहीं, जापान ने युद्ध में इंग्लैंड से अंडमान और निकोबार द्वीप जीते थे, वो भी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना को गिफ्ट में लौटा दिए। तब रास बिहारी बोस ने जो टुकड़ों में इधर उधर सैनिक इकट्ठे कर रखे थे, उनको सुभाष चंद्र बोस ने इकट्ठा कर आज़ाद हिंद फौज घोषित कर दिया। इटली, जर्मनी, जापान और दूसरे कई देशों ने सुभाष चंद्र बोस को इंटरनेशनल लेवल पर भारत का पहला प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया था। सुभाष ने एक नई मुद्रा करेंसी भी चलाई थी और सिंगापुर से खुद की आज़ाद हिंद फौज को लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया। तब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तभी से ये नारा पॉपुलर हुआ था। सुभाष ने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों को साथ लेकर कमांडर बनाए, यहाँ तक कि महिला ब्रिगेड भी बनाई, जिसे लक्ष्मी ब्रिगेड नाम दिया गया। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, कई अंग्रेज मारे गए और भारतीय सैनिक भी बलिदान हुए। तब अंग्रेजों ने जापान पर परमाणु बम से 2 बार हमला कर दिया, जिससे जापान और जर्मनी की करारी हार हो गई। सेना का मनोबल टूटने लगा, गोलियां और बाकी मदद भी रुक गई, लेकिन तब भी अंग्रेजों की गोलियों के सामने भारतीय सिपाही लड़ रहे थे। तब अंग्रेजों ने कई सैनिकों को पकड़ लिया और उन पर मुकदमा भी चलाया। तो सैनिकों की तरफ से लड़ रहे भारतीय वकील बोले कि आपने एक मंगल पांडे को सजा दी थी। तब 1857 की क्रांति हुई, जिसमें हजारों अंग्रेज सैनिक और अफसर मारे गए। आपने हजारों भारतीय सैनिकों की मौत की सजा दी, तो इससे पूरा भारत में एक बार फिर से विद्रोह हो जाएगा। तब जज बोला कि सजा माफी का अधिकार तो राष्ट्रपति को होता है, और भारत में तो राष्ट्रपति है ही नहीं। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, जो अंग्रेजों की बात पर राजी हो गए थे कि भारत के सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उस समय द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता या आज़ाद हिंद फौज नहीं होती, तो शायद भारत 1947 में आज़ाद नहीं होता और 200 साल गुलाम रहे भारत को 20 से 30 साल तक और लंबा इंतजार करना पड़ता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे अक्लमंद जाबाज की वजह से भारत थोड़ा पहले आज़ाद हो पाया। बाकी सभी क्रांतिकारियों को भी हमारा नमन है।